हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल साइंस को लेकर हम चलेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्लास 6, 7 और 8 के जो है कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवाएं, जहाँ से आपके 6 to 8 और 1 to 5 के बीपीएससी के एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अगर आपने जो है 6, 7, 8 के क्लास के भी आपने देखे होंगे ना क्लास, तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिली होगी। और अब जो है ना 9 और 10 ये दो भी हम देखने वाले हैं, तो हमारा जो है ना एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मुझे वक्त मिलता है तो मैं टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस भी करवा दूंगी साइंस के, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं बात करूँ तो ये बुक कौन सी है, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मैं बता देती हूँ। दृष्टि की ये बुक है, दृष्टि द विज़न एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है ये आपको ये इसका तीसरा संस्करण है, और 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी का पूरा अध्यायवार सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस व्याख्या आपको देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। देखिए ये पूरी बुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए क्लास 6 के सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यहीं से आपके क्वेश्चंस देखने मिले थे क्लास 8 से। जी, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है, क्लास 8 से। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी जो है भूलिएगा मत। जनरल साइंस की मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से कवर कर सकते हैं अपने जनरल साइंस को। बहुत कम समय में हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की हैं। और हम क्लास 9 आज शुरू कर रहे हैं। तो देखिए 15 चैप्टर है इसमें, तो आज हम जो है 7 चैप्टर करेंगे, ठीक है। आज हम 7 चैप्टर करेंगे। जीवों में विविधता, यहाँ तक आज हम करने वाले हैं। और इसके बाद जो है आपकी कल जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे क्लास 9 को। 2 ही 3 दिन में हमारा पूरा जो है 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे वीडियो को लगातार विजिट करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने कंप्लीट किया है थ्योरी क्लास, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये हमने पूरा थ्योरी कंप्लीट किया है, ठीक है। पूरा थ्योरी हमने कंप्लीट किया है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस इस बार भी पूछे गए हैं। तो देखिए अब सिर्फ घिसे पिटे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चन है ना वो अंदर से पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए सारी चीज़ें इकट्ठा की है, सारा खोज के मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। तो जाके ज़रूर देखिएगा। और टेलीग्राम पे आपको उसकी मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मैंने आपको टेलीग्राम पे जो है ना पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी है। तो उसकी पीडीएफ आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। एक बार सोने वक्त आप रोज़ जैसे रोज़ रील्स देखते हो ना सोने वक्त, उस वक्त रील्स ना देख के आप वो पीडीएफ देख लिया करो। और उसको देख के आप सोएंगे ना, तो यकीन मानिए आपके वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में। तो चलिए हम अब साइंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्लास 9 का, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरा 8 तक आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके, जनरल साइंस के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको सिस्टमैटिक रूप में मिल सकेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम बेहतरीन तैयारी करेंगे, और हमारे पास अभी काफ़ी समय है। देखिए आपका जून से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। 6 to 8 का हो, 1 to 5 का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, TRE 3.0 का हो, चाहे एस्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। एस्टेट का उम्मीद है कि मई में कराए, वो ऐसा नोटिस आया है, ठीक है। मई में हो सकता है, या फिर आपका जून चला जाएगा फर्स्ट वीक। तो आपका देखिए अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए, मैं आपको यही कहूँगी। देखिए मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, बाकी आपकी जो ईमानदारी है वो पढ़ाई की तरफ वो अपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बढ़ते रहना है, धीरे धीरे ही सही, पर स्किप नहीं करेंगे पढ़ाई को, वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगा फिर आपको आगे चल के। क्योंकि जब अचानक से यहाँ पे नोटिस आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 10 दिन में, तो फिर वो 10 दिन में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ऐसे पैनिक सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और हम आपके साथ यहाँ लगातार जुड़ रहे हैं, तो बस आपको वीडियो को देखना है और कंप्लीट देखना है। तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे क्लास 9 का विज्ञान, और पहला चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। उम्मीद है आपको विजिबल होगा। अब यहाँ पे देखिए जो चैप्टर, ये चैप्टर आपका 1 है, हमारे आसपास का पदार्थ। देखिए एक एक एनसीईआरटी में जो बातें कही गई हैं ना, जिस जिस चैप्टर में, वो सभी को यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू करवाया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लेके खुद से पढ़ें। पर अगर बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। एक एक चीज़ हम करेंगे, पूरा बुक कवर करेंगे। चलिए बताना है, क्वेश्चन है यहाँ पे, पदार्थ द्रव्य की 3 अवस्थाएं। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो समझना बहुत ही आसानी से, कंसंट्रेट होके बिल्कुल शांति से क्वेश्चन को देखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस होती है, ठीक है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में होती है, सभी को पता है। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में बताना है, इन कथनों पर विचार करना, और आपको सही कथन बताना है, ठीक है। तो देखिए ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता यानी कंप्रेशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे ये कथन जो है ना आपका गलत दिया हुआ है। तो ठोस में, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, तो ये आपका सही है। तो सेकंड ही आपका सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्या बातें यहाँ पे कही गई है, देखिए एक्सप्लेनेशन को जानना ज़रूरी है, और एक एक क्वेश्चन में आपका एक एक जो पॉइंट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन नेचुरल गैस के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए पहला जो था कथन ये गलत था, क्योंकि ठोसों यानी कि सॉलिड और द्रव यानी कि लिक्विड की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड और लिक्विड की तुलना में जो है गैस जो है काफ़ी कंप्रेशन के लिए ज़्यादा इसकी कंप्रेशन होती है, ठीक है। घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, अस्पतालों में प्रयुक्त होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर। देखिए ये एग्जाम्पल भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि कैसे जो है प्रयोग में आएगा। वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला सीएनजी जो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर, ये सभी संपीड़ित गैस ही होते हैं। और ठोस पदार्थ, ये तीनों जो है ना आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये पॉइंट, और यहाँ पे ये बातें आपको कही गई हैं। चलिए ठोस पदार्थ की संपीड़ितता सबसे कम होती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सॉलिड की जो है कंप्रेशन शक्ति सबसे कम होती है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समवार यानी होमोजीनियस मिश्रण बनाने की क्रिया को ही विसरण कहते हैं। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, ये आपका सेकंड जो कथन कहा गया था वो सही था बिल्कुल। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण दर अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस कणों में सबसे कम, और द्रव कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। तो एक एक पॉइंट ना आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा। और जबकि ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम और गैस के कणों में सबसे अधिक तथा द्रव के कणों में मध्यवर्ती होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसमें ज़्यादा होता है, किसमें अधिक होता है, किसमें मध्यवर्ती होता है। चलिए आगे बताना है यहाँ पे, बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए इस तरह से कथन पे हमने ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ना कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे तापमान बताना है, बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन। तो देखिए बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन होता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये आपका क्या है, सही है? नहीं, ये आपका गलत है। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही कहा गया है। बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, तो नहीं, ये वाला आपका गलत है। तो यानी कि एक ही सही है, केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इससे आपको ये बात समझ में आई कि कितनी, देखिए यहाँ पे तो
जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है, यानी सॉलिड जो है, यानी कि बर्फ, सॉलिड क्या है, सॉलिड के रूप में ही है ना, पानी बर्फ बन गया है तो द्रव बन जाता है पिघलकर, उसका कथन गलनांक कहलाता है। और बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 273.16 केल्विन होता है। अतः कथन एक जो है ना वो गलत था। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये आपको पता होगा। जल का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 373 के है, यही आपका ऑप्शन में था, जो कि 103 सेल्सियस कहलाता है आपका। ठीक है, केल्विन में अगर नापा जाए तो 373 केल्विन होता है और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, ये था पानी का आपका, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा भी जाता है वैसे। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और आगे। क्वेश्चंस आपको नहीं गिनने हैं कि कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, एक एक चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बस इसी पे ध्यान देना है। बर्फ़ यहाँ पे ध्यान रखें, बर्फ़ अथवा इसका नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा, पूरा क्लास वाइज नोट्स आपका बन जा रहा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं ना तो जनरल साइंस आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी दे सकती हूँ मैं। तो आपको पूरा अच्छे से इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि तसल्ली से इसको करना। ऐसे जल्दबाजी में स्पीड बढ़ा के बस पढ़ लिया तो ये खाना पूर्ति नहीं करना है। बर्फ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर भी उसके पूर्णतः गलने तक की प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान एक समान रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बढ़ता या घटता नहीं है। बर्फ अथवा ठोस के द्वारा इस दी गई ऊष्मा का उपयोग ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया में इसके कणों के बीच के आकर्षण बल को घटाने में किया जाता है, चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि हुए ही इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। इसलिए यह माना जाता है कि यह गलने के बाद प्राप्त जल अथवा द्रव में छुपी रहती है, जो उस पदार्थ की संलग्न छुपी हुई ऊष्मा कहलाती है। तो ये आपका दूसरा कथन जो है ना उसका एक्सप्लेनेशन था यहाँ पे, तो ये आपका सही था। संलग्न की गुप्त ऊष्मा के कारण ही जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो ये जो कथन था ना ये आपका गलत था। ठीक इसी प्रकार वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए आगे बताना है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। इसको हम कई बार अभी आपने देखा होगा केल्विन में हम इसको माप रहे हैं, तो यहाँ पे केल्विन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम तापमान की बात करें तो तीनों ही आपके होते हैं, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है और डिग्री सेल्सियस भी आपका होता है। तो तापमान के मात्रक जो है तीनों होते हैं, लेकिन इनमें से केल्विन जो है वो तापमान का एसआई मात्रक होता है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो ये ऐसा नहीं है कि तीनों को आप लगा देंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि तापमान का अगर ऐसा ही मात्रक सिर्फ पूछा जाए तो केल्विन होगा, और ऐसे ही अगर पूछा जाए कि तापमान का मात्रक है तो फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है और डिग्री सेल्सियस भी होता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है, और जिसे सुविधा के लिए हम लोग 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 घटाया जाता है। तो ये जो है ना आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार जो है ना आपको सेल्सियस में दे देता है और केल्विन में पूछता है, केल्विन में दे देता है, सेल्सियस में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैसे निकाला जाता है। तो वही बात आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जबकि सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलेंगे तो तापमान में 273 जोड़ देते हैं। बस इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा खास बात इसमें नहीं कहा गया है। देखिए पास्कल दाब एसआई मात्रक, पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक होता है। ये भी अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए कि पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर
होता है जिसे सामान्य दाब कहा जाता है। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक होता है। चलिए आगे बताना है यहाँ पे, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो आपका सॉलिड है किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना वो गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। इसको आप ऐसे समझिए, ये है आपका सॉलिड, ये है आपका द्रव और ये है आपका गैस। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में जब परिवर्तित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेना। इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल भी आपका पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा है जो सब्लिमेशन का उदाहरण है। तो कपूर एवं अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया क्लोराइड, ये आपका सब्लिमेशन का जो है इस प्रक्रिया से दर्शाने का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने अथवा किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, दोनों उल्टा सीधा दोनों। अब ये गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित होगा तो ये भी आपका जो है सब्लिमेशन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ये काफ़ी बार पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो सॉलिड रूप में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है नेक्स्ट आपका। तो वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया है। तो 3 हमने पढ़ा था, क्या क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और चौथा रूप क्या था, प्लाज्मा माना है वैज्ञानिकों ने, और पांचवा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये 2 माना है। तो पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही होगा। ठीक है, यहीं तक आएगा, इसको ठीक से देखेंगे। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, ये तो आपका सही है। सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो है ना कि एक ऐसी अवस्था जहाँ पे कोई गैस नहीं मौजूद होता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, अभी हम नीचे पढ़ेंगे इसको, तो ये आपका गलत है। एक ही सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था, ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या माना ये वैज्ञानिकों ने, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको ऐसे ही बस छोटा सा नोट बना के लिख देना है। प्लाज्मा 4th अवस्था और 5th अवस्था आपका क्या होता है, बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, इस अवस्था में ये कण क्या होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ये आपको पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको आप करते जाइए बस। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, ये कथन आपका सही है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस भी होता है, और विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस जो है आयनीकृत आवेशित हो जाती है, जिससे ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। ये थी इसके अंदर की बात। अब गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो देखिए सूर्य, ये भी आपको नोट करना है कि सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा के कारण होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, इसलिए ये कथन आपका गलत था, सेकेंड वाला। अब देखिए ये थोड़ा जान लीजिए कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। तो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको याद रखिए।
जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं, इन्होंने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, बीईसी के नाम से फेमस है। अमेरिका में एरिक ए कॉर्नेल और उल्फगैन कैरिटेल और कार्ल ई वेमेन को ईबीसी की अवस्था प्राप्त करने के लिए सन 2001 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है क्वथनांक। क्वथनांक मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बताना है यह एक सतही परिघटना है। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है, तो वाष्प में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? ये सतही परिघटना है। बिल्कुल सही है। इसकी दर तापमान जो है आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल जब फैन चला दो तो बहुत जल्दी से जो है उसका वाष्पीकरण, गर्म होता है तो बहुत जल्दी से वाष्पीकरण होता है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे वायु की गति, आर्द्रता, तापमान भी निर्भर होता है। और देखिए वाष्पीकरण से जो है ठंडक भी उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। तो तीनों है यहाँ पे सही है। तो 1, 2, 3 ये तीनों कथन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देख ही सकते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए यहाँ पे एक सतही परिघटना है, अर्थात यह सतह पर ही संपन्न हो जाता है। आप ग्लास में पानी रखेंगे गरम, और ये देखिए आप वहीं सतह पर ये चीज़ें आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जो कि वायुमंडल की ओर खुला एक्सपोज होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करता है। ये भी आपका सही था। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की जो ऊर्जा है वो शीतलता प्रदान करती है। और पसीना देखिए वाष्पीकृत होता है, तो जब आपको शरीर से पसीना निकलता है और तो आपको एक ठंडक महसूस होती होगी गर्मियों में। ठीक है, पसीना जब आता है तो देखिए आप पंखा चला के देखिए, वहाँ का तापमान थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपके जो पसीने से आपका शरीर जो है ठंडा हो जाता है। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर है यहाँ पे हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इस पर बात हम करेंगे। टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। बताना है यहाँ पे ये सही है या गलत है। तो पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो ये तो आपका सही है। वायु युक्त पेय के कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो एरेटेड जो पेयजल होता है, पेय होता है, उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। इस विलयन का उपयोग रोगाणुरोधक, एंटीसेप्टिक के रूप में संक्रमण से बचाव या चोट या कटे हुए पर लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और वायु युक्त पेय जो होता है उसमें सोडा, जल, कोक इत्यादि जल तरल विलयन में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो ये तो सबको पता ही होगा। तो क्योंकि आप देखिए, आप अगर देखते हैं कोल्ड ड्रिंक देखते हैं तो उसमें जो सोडा होता है, उसमें जो कोक होता है, आप उसको खोलते होंगे तो उसके अंदर से जो गैस निकलती है आपने देखा होगा, तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अंदर घुली हुई होती है। चलिए अब ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, कोलाइडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कोलाइडल के संबंध में बताना है कौन सा कथन है, कथनों पे विचार करना है, सही कथन बताना है। ठीक है, तो यह विलियम समांगी यानी होमोजीनियस होता है। तो देखिए कोलाइडल जो है होमोजीनियस नहीं होता है, हेक्ट्रोजीनियस होता है। तो ये आपका पहला तो गलत था। कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, बिल्कुल सही। यह विलियन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये भी आपका सही है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलियन का उदाहरण है, ये भी आपका सही है। तो 2, 3, 4 सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो इसका एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। कोलाइडल विलयन विलयन तथा निलंबन यानी सस्पेंशन से भिन्न होता है, ठीक है। सॉल्यूशन तथा सस्पेंशन से भिन्न होता है कोलाइडल विलयन। और विलयन एक होमोजेनियस मिश्रण होता है विलयन, जिसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, यह कण प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। लेकिन निलंबन एक क्या होता है, विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिश्रण होता है, इसके कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश को फैलाने में सक्षम होते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो बस आपको इतना ही बात नोट करना है कि निलंबन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है और विलयन जो होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके कण छोटे होते हैं और वो प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। लेकिन निलंबन में क्या होता है, इसके कण बड़े होते हैं और ये आंखों से देखे जा सकते हैं। इस तरह से आपको नोट करना है। चलिए आगे देखते हैं। कोलाइड अथवा कोलाइडल जो है विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी है, विषमांगी मतलब क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। इसीलिए पहला वाला कथन गलत था। कोलाइडल कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। प्रकाश किरण ये फैलाना, इन कणों को फैलाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही थे। दूध और पानी जो मिश्रण है ये कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो चौथा कथन भी यहाँ पे सही था। चलिए आगे बताना है यहाँ, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है। तो यहाँ बताना है कि प्रकाश की किरण आती है जो कमरे की धूल और कार्बन कणों को फैला देती है। तो यह किसके अंदर होगा, टिंडल प्रभाव। अभी भी हमने देखा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उदाहरण, ऐसा क्वेश्चन आपका ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है कोलाइडल, ठीक है। तो टिंडल यहाँ पे देख लेते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, तो वाहनों से निकलने वाला धुआं विजिबल होता है ना, और ये कोलाइडल के उदाहरण है या नहीं ये बताना है। तो ये बिल्कुल है। और शेविंग क्रीम ये भी आपका कोलाइडल का ही उदाहरण है। पनीर ये भी आपका कोलाइडल का उदाहरण है। और बादल भी आपका। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे है, सभी को एक बार देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा प्रकार है, कौन, ये क्वेश्चन आपका लिख के देती हूँ, पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लेना अच्छे से। कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार यानी एग्जॉस्ट जो होता है वो एरोसेल का प्रकार है, ठीक है। कोलाइडल का ही उदाहरण है सारा, यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे प्रकार भी आपका पूछा जाता है, तो इसलिए बता रही हूँ। एरोसेल का उदाहरण है, ध्यान रखना। सेविंग क्रीम, फोम, रबड़, स्पंज और प्यूमिस ये जो है फोम का उदाहरण है, फोम का प्रकार है, ठीक है। दूध, फेस क्रीम जो होता है, और दूध ये दोनों इमल्सन का प्रकार है। मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़ यानी कि मड ये दोनों सोल का प्रकार है। जेली, पनीर और मक्खन ये 3 आपके जेल के प्रकार हैं। और रंगीन रत्न पत्थर और दूधिया कांच ये दोनों आपके ठोस सोल हैं, ठीक है, ठोस सोल, सॉलिड सोल। तो ये प्रकार भी आपके पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं। उपयुक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के माध्यम से संपन्न होती है, ये बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे जांच। देखिए अपकेंद्रण की बात की जा रही है यहाँ पे विधि। तो यहाँ देखिए ये इस रक्त और मूत्र की जांच की जाती है बिल्कुल इसी विधि के द्वारा। डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना ये भी इसी के द्वारा होता है। और कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना ये भी जो है आपका
इसी के अंदर आ जाएगा। तो यानी तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होता है ये तीनों ही प्रक्रिया। और अपकेंद्रण विधि में वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि से ही दूध से क्रीम को भी पृथक किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे अपकेंद्रक विधि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी से संबंधित यहाँ क्वेश्चन है आपका। क्रोमेटोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, बताना है सही उत्तर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, डाई में से रंगों को पृथक करना, ये आपका सही है। प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करना, ये भी सही है। और रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, ये भी सही है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना, नहीं ये नहीं होगा। तो तीन ही सही है यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि होती है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, और इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए एक एक चीज़। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि होती है। इस विधि को रंगों को पृथक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सारे एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिए हैं। और क्रोमेटोग्राफी से संबंधित नहीं है जो प्रक्रिया 4 आपका बताया गया, देखिए क्वेश्चन में बताती हूँ यहाँ। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना, ये जो है ना, ये क्रोमेटोग्राफी से संबंधित नहीं है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने की पृथकीकरण कीप की विधि के प्रयोग में लाई जाती है, यानी सेपरेटिंग फनल हम इसे कहते हैं, जिसके दौरान जो है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक किया जाता है। ये सेपरेटिंग फनल के द्वारा किया जाता है। इस विधि के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। तो ये आपका सेपरेटिंग फनल के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है समुद्री जल द्वारा क्रिस्टलीकरण, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताना है। विधि के अनुप्रयोग यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए आपका समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, बिल्कुल ये तो आपका होगा ही। नमक से कपूर को पृथक करना, नहीं कपूर से पृथक ये इसके द्वारा नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए तो अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, बिल्कुल ये आपका सही है। और वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, गैस थोड़ी पृथक होता है इससे। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन का आपका ये 2 आपको याद से लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा जो प्रक्रिया था वो ऊर्ध्वपातन का प्रयोग यानी सब्लिमेशन से होता है। ठीक है। सब्लिमेशन से होता है आपका कौन सा, नमक से कपूर को पृथक करना। तो देखिए सॉलिड से है जो गैस में होता है और गैस से सॉलिड में जाता है, ये सब्लिमेशन में होता है, हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी। तो ये आपका सब्लिमेशन के द्वारा होता है। और वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन से होता है, प्रभाजी आसवन। ठीक है। ये विधि भी आपको नोट करनी है। सेकंड और फोर्थ का दोनों का आपको जो विधि है उसको नोट करना है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन जो विधि है, इस विधि का प्रयोग वायु से गैसों को पृथक करना तथा पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न गैस घटकों को पृथक करने में किया जाता है। तो ये विधि आपको ध्यान से नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। बताना है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन माना जाता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोमबत्ती का जलना जो है वो दोनों ही परिवर्तन माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोमबत्ती जलता है, जलने वाली प्रक्रिया जो होती है आपकी, जलने वाली प्रक्रिया जो है वो आपका किसके अंदर आता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। पिघल के वो वापस से मोम के रूप में आ जाता है, इसीलिए भौतिक हो जाएगा। तो ये एक बात को ध्यान में रखना कि भौतिक और रासायनिक होता क्या है। तो कोई ऐसा प्रक्रिया जो आप वापस से उसको उस रूप में ला सकते हैं, जैसे पानी का बर्फ़ बनना।
अब बर्फ़ से फिर पानी बनाया जा सकता है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह देखिए मोमबत्ती जो है और किसी भी चीज़ का जलना वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है, इसीलिए मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन तो है, लेकिन मोमबत्ती जलने के बाद फिर से मोम बन जाता है, तो इसीलिए वो एक भौतिक परिवर्तन भी हो जाएगा। समझ में आया? ये एक्सेप्शन है, इसीलिए क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए तीसरे हम चैप्टर पे आ गए हैं, परमाणु और अणु। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी यहाँ से, ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमाणु एवं अणु से भी क्वेश्चन आपका ले लिया जाता है। परमाणु एवं अणु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। द्रव्यमान संरक्षण की बात की जा रही है और स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में, तो देखिए एंटोनी एल लेवाइजुल जो है लेवाजिया है तथा जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है, इनका संबंध रासायनिक संयोजन के नियम से है, तो ये कथन आपका सही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, तो ये भी आपका सही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश। स्थिर अनुपात की नियम अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों में के अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो ये भी कथन आपका सही है। निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं यौगिक के जो तत्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनुपात में आप मिला सकते हैं, 3:2:1 के रेशियो में मिला सकते हैं। देखिए इसका एक अपना एक वैलिड अनुपात होता है, ठीक है, निश्चित द्रव्यमान का निश्चित अनुपात होता है, तो तीनों ही आपके कथन यहाँ पे सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए इस कौन से दो नियम हैं, तो यहाँ पे देखिए एंटोनी एल लेवाइजिया और जोसेफ एल प्राउस्ट दोनों ही रासायनिक संयोजन के इन दो नियम से संबंधित है। बहुत से प्रायोगिक कार्यों के पश्चात जो है इन दो नियमों को प्रतिपादित किया गया। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तो ये दोनों जो है इन दो से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संदर्भ में लेवाइजिया ने बताया कि द्रव्यमान ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही इसका विनाश किया जाता है, और स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में जितनी बातें यहाँ लिखी गई है ना, इसको शॉर्ट करके आपको लिखना है। स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में प्राउड्स ने बताया कि किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते। बस दो ही बात तो है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है कौन? देखिए यहाँ पे कुछ नाम है, यहीं से क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है वैसे, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। तो परमाणु सिद्धांत के जो प्रस्तुतकर्ता है वो कौन है? जॉन डाल्टन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका देखिए क्या है, ये आपका थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यूपेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। कार्बन के समस्थानिक यानी आइसोटोप C12 के एक परमाणु द्रव्यमान 1 के 12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही कथन है। कार्बन आपका 12 होता है और इसके 12वें भाग जो है द्रव्यमान का 12वां भाग होता है हर द्रव्यमान का, तो ये आपका कथन सही है। आवोगाड्रो अस्थिरांक अथवा आवोगाड्रो संख्या का मान इतना होता है, तो ये आपका गलत है, तो 1 और 2 आपका सही है, 1 और 2 सही है, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे वैसे कुछ खास बातें नहीं दी गई है, तो यहाँ देखिए अवोगाड्रो अस्थिरांक का जो मान होता है वो कितना होता है, ये ध्यान रखो, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए परमाणु की संरचना, अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है।
अब यहाँ पे देखिए मिलाना है आपको, तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसका एक अच्छा ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, मैंने ऐसे याद किया था इसको, ईंट पर नाच। ई से आपका क्या हो जाएगा, थॉमसन, देखिए थॉमसन हो जाएगा टी से, थॉमसन हो जाएगा टी से, ठीक है। और ये थॉमसन किसके ये में आता है, तो इलेक्ट्रॉन। और परमाणु रदरफोर्ड, पी से परमाणु हो गया, आर से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने परमाणु का खोज किया, तो ये परमाणु जो है आपका इससे आ जाएगा। और नाच में आपका देखिए न्यूट्रॉन हो जाएगा चैडविक से, तो ऐसे याद रख लेना। चलिए ये वैसे बहुत ही सिली सा है, तो आपको जैसे भी याद रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन अभी हमने बताया चैडविक, और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा थॉमसन, ईट, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, ये हो गया। इसके बाद प्रोटॉन पर, तो पी से प्रोटॉन, और गोल्डस्टीन भी देखने को मिलता है कभी कभी, ठीक है। प्रोटॉन का यहाँ पे परमाणु नाभिक जो है गोल्डस्टीन हो जाएगा प्रोटॉन का, और परमाणु नाभिक हो जाएगा रदरफोर्ड का, पी से परमाणु नाभिक और रदरफोर्ड। चलिए ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वो मैं बता देती हूँ। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की 1932 में। न्यूट्रॉन अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये पॉइंट्स आपका कथन में पूछा जा सकता है। और न्यूट्रॉन को एन से हम दर्शाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की, जे थॉमसन ने की, और ये 1906 में की, इसने नोबेल पुरस्कार भी मिला है भौतिक शास्त्र में इनको। गोल्डस्टीन के बारे में इतना ध्यान रखना है कि एक नए विकिरण की खोज इन्होंने की, और कैनाल रे इनका खोज है, जो विकिरण उसका नाम है। ये किरण धनावेशित विकिरण है, ठीक है। प्रोटॉन कणों की खोज की है। इन कणों का आवेश जो है, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, किंतु विपरीत है, धनात्मक होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहते हैं, ये नोट करना है आपको। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी फॉयल के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज इन्होंने की थी, बहुत ही प्रसिद्ध, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1908 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे परमाणु संरचना के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है। और नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। तो जो रदरफोर्ड की जो त्रुटि थी उसको नील बोर ने दूर किया था, ये उनके ही शिष्य थे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड भी आपका सही है, तो 1 2 दोनों ही सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछा सकता है, वैसे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो बातें कही गई वही यहाँ पे दी हुई हैं। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन जो है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के संदर्भ में बताना, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए संयोजकता, संयोजन शक्ति, तो यहाँ पे आपका ये सही है, संयोजकता जो है संयोजन शक्ति से संबंधित है। परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग होता है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या होती, तो उल्टा कर दिया है इसको, तो ये भी आपका गलत है, तो एक ही ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि किसी परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है।
ठीक है। द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से। तो ये आपका उल्टा दे दिया था यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे। यहीं पे क्वेश्चन है, इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। दो परमाणुओं को समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है यदि दोनों उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो आइसोटोप यानी कि यहाँ समस्थानिक लिखा है ना, तो नाम से ही आप ध्यान में रखना कि परमाणु संख्या जो है उसकी समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या उसकी भिन्न होती है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आइसोटोप के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो होता है, एक आइसोटॉप और एक आइसोबार होता है। ठीक है, आइसोबार में क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या अलग अलग होती है, यही दो अंतर है इसमें। चलिए आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करूँ तो प्रोटियम, रेडियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये चारों नहीं, रेडियम नहीं होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीन होते हैं। तो यहाँ पे 1, 3, 4 कहाँ है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो जो बता रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर करना है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में बताना है कौन सा युग्म सही है। तो सही बताना है यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन, ये आपका सही है। कोबाल्ट का समस्थानिक क्या होता है, तो कैंसर का उपचार। आयोडीन का समस्थानिक घेंघा रोग के उपचार में होता है। तो ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। तो 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हमारा चैप्टर 5 आ गया है, जीवन की मौलिक इकाई। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। पूछा क्या जा रहा है, बहुकोशिक जीव बताना है। यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर जीव बताना है कौन होंगे, मल्टी सेल्यूलर जीव कौन होंगे। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 5 में बताना है इन जीवों पे। अमीबा तो यूनिसेल्यूलर होता है, बैक्टीरिया भी और पैरामीशिया भी। कवक यहाँ पे एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी कि बी, केवल 2। अब ये आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उसे हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। और जैसे अमीबा हो गया, यूनिसेल्यूलर में लिख लो ऐसे, अमीबा हो गया, क्लैमिडोमांस हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ये सब एक कोशिकीय जीव। बैक्टीरिया आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे आपके एक कोशिका जीव ये होते हैं। ऐसे जीव जिसमें अनेक कोशिकाएं होती हैं और विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, उसे हम बहुकोशिक कहते हैं। जैसे कवक हो गया, पादप तथा जंतु जो है बहुकोशिक जीव के उदाहरण हैं। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे कथन में पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे बताना है आपको, मिलान करना है, किसकी खोज किसने की। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, सभी को पता है ये। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहक ने की। और केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, सभी का नाम यहाँ दिया हुआ है। कैमिलो गोल्जी ने अकेली तंत्रिका या कोशिका संरचनाओं के अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की थी। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो गोल्जी उपकरण से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय भी इसको कहते हैं। ठीक है,
इसे ही बाद में जो है गोल्जी काय कहा जाता है। 1906 में इसे सैंटियागो रेमी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। J.E. पुरोकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, ये भी आपका सही है। M. स्लीडन तथा T. स्वान का संबंध कोशिका सिद्धांत से है, बिल्कुल, तो दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको नोट भी करना है आपको। तो तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था J.H. पुरोकंज ने 1946 में। कोशिका में जो ये तरल जैव होते हैं, परंतु जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो डुजार्डिन ने की है, ध्यान रखें। दो जीव वैज्ञानिक M. स्लीडन और T. स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और जीवन की मूलभूत इकाई है। विरचो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, विरचो जो थे, ठीक है, और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, जो हमने अभी आगे में पढ़ा। नेक्स्ट है यहाँ पे कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है, बताना है। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताना है, तो ये किससे उपस्थित होती है, तो प्रोटीन और लिपिड। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपका ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए प्रोटीन और लिपिड, ए और सी दोनों ही सही है। तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और लिपिड तथा प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कोशिका के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये आपका सही है। कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण और परासरण के माध्यम से होता है, तो ये भी आपका सही है। परासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिका में संपन्न होती है, तो मृत में नहीं होती है, ये आपका गलत है। तो 1 और 2 यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वही बातें यहाँ पे आपकी कही गई है, तो यहाँ ध्यान रखें केवल जीवित कोशिकाओं में ही परिसरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। बाकी बातें आपको यहाँ पे बताई ही गई। चलिए आगे बताना है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होता है उसके संबंध में बताना, ये किससे निर्मित होती है। पादप में यानी कि पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, ये भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज जो है एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है। इसको हमने आगे भी पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब हम क्लास 7 आई थिंक कर रहे थे, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि गाय भैंस ये सब जो जानवर होता है ये सब वो खाते हैं, इसमें सेल्यूलोज होता है, जिसको पचाना मानव के बस की बात नहीं है, इसीलिए वो ये नहीं खाते हैं, तो ये ठीक है। और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है, ठीक है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है, तो ये इतनी मजबूत होती है। चलिए आगे बताना है यहाँ पे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन आपका संबंध किससे है। यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है। यह किसी कोशिका में अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है, नहीं। यह पादप कोशिका से होने वाला एक रोग है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है,
तो इसको ध्यान में रखेंगे। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण में अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा बनाता है, ये भी आपको नोट करना है। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है क्रोमोसोम के संबंध में बताना है। कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, बिल्कुल। ये देखिए आपका डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, नोट कर लेना, ठीक है। और ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होता है। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इस बार भी TRE 3 में भी पूछे गए हैं, तो ये आपको नोट करना है। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ये भी सही है। ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी सही है। तीनों सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। चलिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से देखते हुए आइएगा। 6, 7, 8 अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फिर आपको नहीं तो ये डिफ़िकल्ट लगेगा। सारे जो चैप्टर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसका ईजी पार्ट हमने स्टार्टिंग में देख लिया है, और अब हम इसका हार्ड पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि हम 9 क्लास का देख रहे हैं। 10 में इससे भी थोड़ा हार्ड होगा, तो यही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको पता होगा क्या होता है। तो एक कोशिकी और द्विकोशिकी से यह संबंधित है। और सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के आकार में छोटी होती है। तो यहाँ उल्टा दे दिया, यूकैरियोटिक बड़ी होती है ना, और प्रोकैरियोटिक आपकी जो है वो प्रौढ़ नहीं होती है, यूकैरियोटिक आपकी प्रौढ़ होती है, मैच्योर होती है। तो ए ऑप्शन तो गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ये आपका बिल्कुल सही है, ए सेकंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक होता है, बिल्कुल। तो ये दोनों ही सही है, यानी 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा कैटेगराइज कर लीजिए कि क्या अंतर होता है। यहाँ पे नीचे चलिए, तो देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है? आकार छोटा होता है, अस्पष्ट केंद्रक होते हैं, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, क्रोमोसोम एक ही होता है, कोशिका अंक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक प्लाज्मा, ये अमीबा, ठीक है, अमीबा आपका एक उदाहरण है। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिका में चलिए आकार बड़ा होता है, अस्पष्ट केंद्रक होते हैं। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है इसमें, ठीक है। क्रोमोसोम एक से अधिक होता है, कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होता है। तो यूकैरियोटिक ध्यान रखेंगे और प्रोकैरियोटिक, ये दोनों ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ में होता है। ये बहुत ही विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, जिसको कोशिका का अंगक हम कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाता है, ठीक है, जीव द्रव्य बनाता है। और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया था, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका थैले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि कैरियोटिक में क्या होता है? कोशिका क्लोरोफिल प्लास्टिड के साथ होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए, कोशिकाओं में झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, और इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। तो वायरस आपका किसके अंदर आएगा? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सारे विशेषता बता ही चुकी हूँ। अब यहाँ बताना है कि कोशिका का अंग कौन सा है। कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल्स बताना है यहाँ पे कौन से होंगे। तो अंतर्द्रव्य जलिका होता है, गोल्जी उपकरण भी होता है, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी होता है, प्लास्टिड भी होता है, और
वैक्यूलियस भी होता है, रसधानी, तो सभी होते हैं यहाँ पे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कौन है? राइबोसोम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक और पूछा जाता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ये लाइजोसोम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि सिक्योरिटी सिस्टम कौन होता है, जैसे कि वर्ड याद नहीं आ रहा, यहाँ पे ट्रैफिक बॉल, यहाँ पे गोल्जी उपकरण को हम कहते हैं। अंतर्द्रवी जलिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका और एक चिकनी। ठीक है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। लाइजोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होते हैं? तो गोल्जी उपकरण, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लाइजोसोम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, इसमें कोशिका की आत्मघाती थैली हम इसे कहते हैं। तो ये तीनों ही सही है यहाँ पे लाइजोसोम के बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में देखिए, पूरा एक क्वेश्चन में ना पूरा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही होगा। तो यह कोशिका का बिजली घर इसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ये भी सही है। इसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। इसमें अपना कुछ प्रोटीन और स्वयं संश्लेषित होता है, तो चारों सही है इसमें। तो ये एक तरह से आपको इसकी विशेषता बता दी जा रही है। और यहाँ पे देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का प्रदान होता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, एटीपी क्या है? तो कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो इसमें क्वेश्चन में कही ही गई है। प्लास्टिड बताना है क्या है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लाज्म और ल्यूकोप्लाज्म। इसके संदर्भ में बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है और प्लास्टिड में राइबोसोम होता है जो डीएनए इसमें अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो एक ही क्वेश्चन आपका सही है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे आपको टाइम दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। रसधानी के बारे में बताना है, व्यूकोलियस के बारे में बताना है। जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, एक कोश के जीवों में अनुपस्थित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही बताना है या गलत? कथन सही बताना है। तो ए ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जंतु कोशिकाओं में छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती है रसधानियाँ। अब यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जो है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पादप कोशिकाओं में रसधानियों से कोशिका द्रव्य भरा होता है और इसमें स्फीति और कठोरता प्रदान करती है कोशिकाओं को। और इसमें अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ इसमें स्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर आपका काफ़ी लंबा था, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे और 1-2 दिन में हम क्लास 9 ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद क्लास 10 करेंगे। तो चलिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।